तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका मतलब ये होता है कि जो अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव है, ज़्यादा गैप है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए और इनकम को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करा जाए कि जो गरीब व्यक्ति है उसको भी थोड़ा मिले और अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर ना हो जाए, रिच जो है वो बहुत रिचर ना हो जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी याद करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने बजट में ये सोचना पड़ता है कि हम अपने रिसोर्सेज को सोशल वेलफेयर या फिर प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव दोनों में से किस जगह ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बैठाना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो मतलब इसमें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ छोटा सा कि प्रॉफिट मोटिव और सोशल वेलफेयर, इन दोनों चीज़ों के बीच में गवर्नमेंट को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है कि वो ज़्यादा चीज़ें प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से यूज़ करे अपने रिसोर्सेज को, या ज़्यादा रिसोर्सेज को सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कह सकते हो आप। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि कभी कभी हमने सिचुएशंस पढ़ी होती है ना पुराने चैप्टर में कि डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड, या सप्लाई ज़्यादा है मतलब डेफिशिएंट डिमांड। तो अलग अलग सिचुएशंस में गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट को अपने बजट में इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है तो हम क्या करें। तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट अपने बजट में इसके बारे में भी सोचती है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब PSUs। जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए भी गवर्नमेंट अपने बजट में सोचती है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट में। और एक और होता है रिड्यूस पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ बेसिक 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के, ठीक है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के। तो ये आपको पांचों लर्न करने हैं मेनली, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, फिर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग्स, और रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये तो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद गवर्नमेंट बजट जो होता है, हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है। इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, या बजट के कह लो आप 2 पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के बजट के। एक होता है कैपिटल बजट और एक होता है रेवेन्यू बजट, ठीक है। एक होता है कैपिटल बजट और एक होता है रेवेन्यू बजट, ठीक है। आप शॉर्ट में ही लिख लेना, आपके मेन नोट्स में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन रिवीजन के लिए शॉर्ट में लिख सकते हो आप। तो गवर्नमेंट बजट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, कैपिटल बजट और एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट में पहले आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन होती है कोई भी रिसिप्ट जिससे या तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो, ईदर इंक्रीजेज लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट। तो जिनसे भी लाइबिलिटी क्रिएट हो या एसेट डिक्रीज होते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दूसरे होते हैं कैपिटल बजट में, उनका नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। दूसरे कंपोनेंट होते हैं कैपिटल बजट में, उनका नाम होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं, परिभाषा उनकी, विच ईदर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूस लाइबिलिटी, जिनसे एसेट बढ़े या फिर लाइबिलिटी कम हो, उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैपिटल बजट में बेसिकली 2 चीज़ें आ गई,
एक कैपिटल रिसिप्ट आ गए और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आ गए। तो इस तरह से कैपिटल बजट में दो बातें आ जाती हैं। ठीक है, पहले ये क्लियर हो। सेम इसी तरह से रेवेन्यू बजट में एक आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है, विच नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी, मतलब जिनसे लाइबिलिटी भी ना क्रिएट हो, और नॉर रिड्यूसेस एसेट, और जिनसे एसेट भी रिड्यूस ना हो। तो विच नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट, उनको बोल देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में थोड़ा सा आपको एडिशनल ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो भी अपने आप में दो टाइप्स का माना जाता है। एक माना जाता है टैक्स रेवेन्यू और एक माना जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें बेसिक बातें ये है कि टैक्स रेवेन्यू या तो डायरेक्ट टैक्स होंगे, जिसमें इनकम टैक्स आ जाता है, कॉरपोरेट टैक्स आ जाता है, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी आ जाता है, सेल्स टैक्स जो पहले था, या एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स आ जाते हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डेफिनेशन में ये है, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो लाइबिलिटी टू पे और बर्डन ऑफ पेमेंट सेम पर्सन पे लाए करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लाइबिलिटी टू पे और बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो डिफरेंट पर्सन्स पर चला जाता है। जैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाओगे तो रेस्टोरेंट ऑनर जो है वो टैक्स आपसे ले लेगा, पे उसको करना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, मतलब जो सरकार की इनकम्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम द टैक्सेस। जैसे वो फीस लेते हैं हमसे, या फाइन्स लेते हैं हमसे, या इसके अलावा उनको कहीं से प्रॉफिट मिलता है, या उसके अलावा उनको कहीं से डिविडेंड रिसीव होता है, या इसके अलावा एस्चीट, ये भी बताया था मैंने कि कोई आदमी अगर मर गया, हाँ, उसका कोई लीगल हायर नहीं है तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी रख लेती है, एटसेट्रा। तो इस तरह से कुछ कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, फिर रेवेन्यू बजट में दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर्स विच नीदर क्रिएट्स एसेट, जिनसे एसेट इंक्रीज ना हो, नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, और जिनसे लाइबिलिटी रिड्यूस ना हो। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, विच नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। ठीक है, पहले इतना बेसिक समझ आ गया, इतना बेसिक क्लियर। ठीक है, तो ये चार बातें बिल्कुल हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के अंदर दो दो कंपोनेंट्स दोनों के किस प्रकार से हैं। ठीक है, इन चारों के आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलता रहता हूँ, बस आप सुन लेना। जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बोरोइंग्स, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से। ठीक है, तो वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। या इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, वो भी एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, या रिकवरी ऑफ लोन्स, वो भी एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। तो कुछ उदाहरण जो नोट्स में लिखवा रखे हैं आपको, वो लर्न करना। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, जैसे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये सब होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू रिसिप्ट मैंने लिख ही दिया यहाँ पे उदाहरण, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होते हैं जैसे सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, या और कोई गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, हाँ, सब्सिडीज गिवन, तो वो सब होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, बाकी एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी पता होना चाहिए, सिंपल पॉइंट है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो ये बेसिक एक बात होती है
कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या और टोटल रिसिप्ट क्या। अच्छा, फिर तीसरा और जो आखिरी कॉन्सेप्ट होता है वो इन्हीं से रिलेटेड होता है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है टोटल रिसिप्ट के तो उसको बोलेंगे क्या, बैलेंस्ड बजट, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है, तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट बराबर है तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। अगर टोटल एक्सपेंडिचर कम है और टोटल रिसिप्ट ज़्यादा हैं तो उसको बोलते हैं क्या, सरप्लस बजट, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स कम है और रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हैं और टोटल रिसिप्ट्स कम हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं डेफिसिट बजट या बजट डेफिसिट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के टाइप्स होते हैं, इसको डेफिसिट बजट या इसी को बजट डेफिसिट भी बोल देते हैं। ठीक है, पहले इतना बेसिक समझ आ गया। तीनों ही टाइप्स के बजट के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तीनों ही टाइप के बजट्स के एक दो एडवांटेजेस और एक दो डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो नोट्स में वैसे आपको डायरेक्टली दे रखे हैं जब हमने क्लास में मेन पढ़ा था। मैं ऐसी बस ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। इन दोनों के बीच का एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेता हूँ। डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है तो इसका फ़ायदा ये माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ होगी या ज़्यादा अच्छी स्पीड से होगी, तो ये तो एक फ़ायदा होता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये माना जाता है कि हो सकता है गवर्नमेंट अननेसेसरी के खर्चे ज़्यादा कर रही है, तो ये इसका एक फ़ायदा एक नुकसान। सिमिलरली इसके विपरीत सरप्लस बजट में एक्सपेंडिचर कम है तो इसका फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट इसका मतलब कोई अननेसेसरी खर्चे नहीं कर रही, पर इसका नुकसान ये है कि क्योंकि एक्सपेंडिचर्स कम है तो हो सकता है ग्रोथ, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हो, कम हो। तो दोनों तरह के बजट्स के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि बजट डेफिसिट कितने टाइप का होता है, तो वो मैं यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बजट डेफिसिट 3 टाइप्स का होता है जो हमने पहले पढ़े थे। बजट डेफिसिट्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नीचे डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। पहला वाला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक टाइप है रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा टाइप है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा टाइप है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो 3 प्रकार के डेफिसिट्स होते हैं, बजट डेफिसिट्स होते हैं 3 टाइप के, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को डिडक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, सबसे सिंपल। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमें टोटल एक्सपेंडिचर्स में से टोटल रिसिप्ट्स को डिडक्ट करना है, लेकिन टोटल रिसिप्ट्स के अंदर हमको बोरोइंग्स को नहीं लेना। यानी टोटल रिसिप्ट्स के ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, तो हमको टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट्स को डिडक्ट करना है, पर इस टोटल रिसिप्ट के अंदर हमको बोरोइंग्स को नहीं लेना पड़ता। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है फिस्कल डेफिसिट का, इसका कुछ लोग एक फार्मूला और भी बोलते हैं। इसका एक दूसरा फार्मूला होता है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। मतलब बहुत सी जगह या थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं
तो बोरोइंग्स मतलब कि फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। बजट डेफिसिट मतलब होता है ये, व्हाट इज बजट डेफिसिट, दिस इज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ छोटा सा, जब आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट डिडक्ट करते हो उसको बोलते हैं बजट डेफिसिट, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है जनरली कि बजट डेफिसिट अंत में ज़ीरो आ जाता है, इसको गवर्नमेंट अंत में ज़ीरो लेकर आ जाती है, तो उसको ज़ीरो लाने के लिए जितनी भी बोरिंग्स गवर्नमेंट ने करी उसको इसीलिए फिस्कल डेफिसिट भी कह देते हैं। तो ऐसा हमने नोट्स में एक लाइन लिख रखी है कि फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज बोरोइंग्स ओनली, और कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप सीधा सीधा बोरोइंग्स को ही फिस्कल डेफिसिट भी कंसिडर कर लेते हो, ठीक है ना। तो वो इसीलिए करते हैं, ठीक है। लेकिन याद करने के लिए दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं फिस्कल डेफिसिट के, एक तो बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, और एक मेन फार्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। पहले ये दोनों क्लियर। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है सबसे आसान। प्राइमरी डेफिसिट के लिए आपको पहले फिस्कल डेफिसिट निकालना है, जो आपने ऊपर निकालोगे फिस्कल डेफिसिट, और उसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स करी हैं उनको डिडक्ट करना है। तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिडक्ट कर दोगे तो फिर आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाएगा, ठीक है। पहले इतना समझ आ गया। बाकी फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब ये पहले दूसरे, इन दोनों के इम्प्लीकेशंस पढ़ने पड़ेंगे आपको जो नोट्स में है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर मिलता है तो आपको डिस्कस करवा दूँगा। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस ये आपको क्लास में लिखवाए थे, चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। इन दोनों ही डेफिसिट्स के मेन इम्प्लीकेशंस ये हैं कि इन दोनों ही डेफिसिट्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास अपने नॉर्मल वर्किंग के लिए पैसे कम हैं थोड़े से, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और रिसिप्ट्स कम हो रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इनमें इम्प्लीकेशन ये है कि इन डेफिसिट्स की वजह से देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ये खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें इम्प्लीकेशन ये होता है कि इन दोनों ही डेफिसिट्स की वजह से फ्यूचर में बर्डन लाइबिलिटी का पे करने का बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों ही डेफिसिट्स का मतलब है हम बोरोइंग्स कर रहे होंगे या हम खर्चे ज़्यादा कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन पे ज़्यादा बर्डन पे करने का हो जाता है, रीपेमेंट बर्डन बढ़ जाता है। तो इस तरह से दोनों के इम्प्लीकेशंस होते हैं दोनों डेफिसिट्स के, ठीक है। तो इस तरह ये टोटल इन ऑल आपको इसमें सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, इनको लर्न करना है। स्ट्रक्चर में ये पता होना चाहिए कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के अंदर क्या क्या दो टाइप्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस पूछ लेता है। तो इन दोनों एक्सपेंडिचर्स में डिफरेंस क्या क्या मैं बता देता हूँ। एक तो डेफिनेशन, दूसरा ये जनरली लंबी अवधि के एक्सपेंडिचर्स होते हैं और ये छोटी अवधि के एक्सपेंडिचर्स होते हैं रेवेन्यू वाले। तीसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब बार बार ही नहीं होंगे, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार ही होते हैं। और चौथा, एग्जाम्पल्स लिख सकते हो इसमें, जैसे परचेज ऑफ मशीन या इक्विपमेंट्स, और इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ सैलरी। तो इस तरह से इनमें वो डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो। फिर इन चारों के एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सा आइटम कैपिटल रिसिप्ट है या कौन सा आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स बराबर तो बैलेंस बजट, अगर एक्सपेंडिचर कम तो सरप्लस बजट, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फिर डेफिसिट बजट। और डेफिसिट बजट के या बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट, और नंबर 3 प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो इन डेफिसिट्स के तीनों के अपने अपने फॉर्मूले और तीनों के अपने अपने इम्प्लीकेशंस जो याद रखने हैं। क्लियर।